Hello everyone, today we are going to do the lesson of class 8's English book. It so happens chapter 3rd. Okay, the name of the chapter is The Selfish Giant. Okay, सेल्फिश होता है स्वार्थी, जाइंट मतलब राक्षस, दानव. ओके, तो एक स्वार्थी राक्षस की कहानी है. सो लेट्स रीड इट. ओके, द जेंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल. जो उस राक्षस का बागीचा था वो बहुत ही खूबसूरत था. एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. और बच्चों को उसमें खेलना बहुत पसंद था. द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज अ लवली गार्डन. राक्षस जो बहुत ही स्वार्थी था वो क्या करता है कि उस बागीचे के चारों तरफ उसने एक ऊंची सी दीवार बना दी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. और दीवार बनाने के बाद क्या हुआ कि बच्चे उस बागीचे में जा नहीं सकते थे, यानी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए. नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट. और ना ही उस बागीचे में, अगर बच्चे नहीं आ पाए तो ना ही उस बागीचे में बसंत और गर्मी का मौसम ही आ पाया. तब तक नहीं आया जब तक कि उस राक्षस का दिल नहीं बदल गया, यानी उसके अंदर से वो स्वार्थ भावना नहीं निकल गई. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल. कौन दे कौन है यहाँ पर? स्कूल चिल्ड्रन. ओके, एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. हर दोपहर को जब भी वो कौन, बच्चे जो थे वो स्कूल से वापस आते थे तो बच्चे उस राक्षस के बागीचे में जाते और खेलते. इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन. ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा बागीचा था. विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसके अंदर बहुत ही मखमली सी हरे रंग की घास उगी हुई थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. और उसी घास के ऊपर कहीं कहीं सितारों की तरह बहुत ही खूबसूरत फूल भी खिले हुए थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज. और उसी बागीचे में 12 आड़ू के पेड़ भी थे. दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इंटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. और बसंत के मौसम में उन्हीं आड़ू के पेड़ों पर क्या हो जाता था? गुलाबी और मोतियों जैसी जो कलियां थी, नाजुक कलियां खिल उठती थी. बसंत का मौसम फरवरी में आता है, तो मतलब फरवरी में क्या होता था कि उन आड़ू के पेड़ों पर गुलाबी जो फूल थे वो मोतियों की तरह खिल उठते थे. एंड इन द ऑटम, और जब पतझड़ का मौसम आता था यानी दिसंबर का, वो रिच फ्रूट, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट लगता था. द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज. और जो पक्षी थे वो पेड़ों में बैठते थे. एंड सैंग सो स्वीटली, और इतने प्यार से गाते थे दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम. और उन पक्षियों की उन आवाज़ों को सुनने के लिए बच्चे जो थे वो अपनी गेम तक छोड़ देते थे. इतने अच्छे से वो पक्षी गाते थे. गाते मतलब चहचहाते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राई टू ईच अदर. और ऐसे लगता था जैसे वो पक्षी चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को कह रहे हों कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं. वन डे द जाइंट केम बैक. एक दिन राक्षस वापस आ गया. ही हैड बीन टू विजिट हिज अ फ्रेंड. एक्चुअली क्या था, वो अपने दोस्त के पास गया हुआ था, द कॉर्निश ऑगर. अब उसका दोस्त था एक कॉर्निश ऑगर, वहाँ गया हुआ था वो राक्षस. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. और 7 साल वो अपने दोस्त के पास ही रहा. When he arrived, he saw the children playing in the garden. अब जब वो राक्षस वापस आया तो उसने देखा कि उसके बागीचे में तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. Gruff होता है बहुत ही रफ, हार्ड सी, ठीक है, कर्कश, यहाँ कठोर. तो बड़ी कठोर सी आवाज़ में जोर से चिल्ला के उस राक्षस ने बोला, क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ पर? एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. बेचारे बच्चे जो मासूम दिल के थे वो डर गए और वहाँ से भाग गए. ओके, नेक्स्ट है माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जाइंट. राक्षस कहता है ये बागीचा सिर्फ और सिर्फ मेरा है. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट. सब समझ सकते हैं इस बात को. एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. तो राक्षस ने सभी बच्चों को बोला कि मैं अपने सिवाय इस बागीचे में किसी और को खेलने नहीं दूंगा या जाने की इजाज़त नहीं दूंगा. सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड.
तो राक्षस ने क्या किया, उस बगीचे के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बना दी एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और उस दीवार के ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। क्या लगाया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड होता है मनाही, ट्रेसपासर्स होता है राहगीर, वहाँ से आने जाने वाले। तो लिखा था कि आने जाने वालों को अंदर आना मना है। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट, वो वास्तव में ही बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले, अब बच्चों के पास तो कोई जगह ही नहीं थी खेलने के लिए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, अब बच्चों ने कोशिश की सड़क पर खेलने की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, तो रोड जो सड़क थी वो बहुत ही गंदी थी और पत्थरों से भरी हुई थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, बच्चों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया वहाँ पे। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल्स, वांडर होता है इधर उधर घूमना, एक होता है वंडर WONDER, और ये है वांडर WANDER। वंडर होता है हैरान होना और वांडर होता है इधर उधर रोम करना यानी घूमना टहलना। एंड दे यूज टू वांडर रफ द हाई वॉल्स, और वो ऊंची ऊंची दीवारों के चारों तरफ बच्चे घूमते रहते। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता या उनके चैप्टर्स ख़त्म होते तो वो बगीचे की दीवार के चारों तरफ घूमते, क्योंकि दीवार के अंदर जा नहीं सकते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और अंदर उस दीवार के अंदर जो खूबसूरत बगीचा था ना, बच्चे उसके बारे में बातें करते। हाउ हैप्पी वी वर देयर, और बच्चे दे सैड टू ईच अदर, और बच्चे एक दूसरे से कहते अरे हम अंदर कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, फिर बसंत का मौसम आ गया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, पूरे देश में छोटे छोटे फूलों की कलियां खिल उठी और छोटे छोटे पक्षी चहचहाने लगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन उस बागीचे में अभी भी सर्दी का मौसम ही था। सर्दी का मौसम क्यों था, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी, धूप अंदर जा नहीं सकती थी, तो अंदर वैसे ही ठंडा मौसम रहता था। तो फूलों को एक जो पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए था ब्लॉसम होने के लिए, खिलने के लिए, वो मिलता नहीं था, तो अंदर ठंडी का मौसम ही रहता था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, अब पक्षियों को भी मज़ा नहीं आता था अंदर गाना गाने में। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे जो नहीं थे वहाँ पर। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, ऐसे लग रहा था जैसे पेड़ भी खिलना भूल गए हों। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार क्या हुआ कि एक खूबसूरत फूल ने घास के अंदर से अपना सिर उठाया। कहने का मतलब कि एक खूबसूरत सा फूल खिला उस बागीचे में। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन जब उस फूल ने नोटिस बोर्ड को देखा ना, तो उसको बच्चों के लिए बहुत दुख हुआ। दैट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, इतना दुख हुआ कि वो वापस जो था वो ज़मीन में दोबारा बैठ गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और दोबारा से सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, वहाँ पर उस बागीचे में केवल दो ही लोग थे जो बहुत खुश थे, और वो थे बर्फ़ और फ्रॉस्ट, मतलब जो ओस थी, यानी कि सन्नाटा ही सन्नाटा था। स्नो और फ्रॉस्ट किस चीज़ का सिंबल है, साइलेंस का, कि वहाँ पर साइलेंस ही खुश थी, यानी खामोशी थी वहाँ पर। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, ऐसे लग रहा था बसंत तो इस बागीचे में आना ही भूल गई हो। स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, हैप्पीनेस, कि खुशियाँ इस बागीचे में आना भूल गई हों। दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, ऐसे लग रहा था जैसे दुख और जो खामोशी थी वो जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हों। दे क्राइड, दे कौन, स्नो एंड फ्रॉस्ट, ठीक है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हों कि हम तो पूरा साल ही यहाँ पर रहेंगे। The snow covered up the grass with her great white cloak. The snow covered up the grass with her great white cloak. ऐसे लग रहा था जैसे खामोशी ने उस बागीचे में, यानी बर्फ़ ने घास के ऊपर अपनी चादर बिछा ली हो। कहने का मतलब कि ऐसे लग रहा था घास के ऊपर पूरी खामोशी छाई हुई हो। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और चारों तरफ दुख ही दुख हो। यहाँ पे सिल्वर यानी कि उस ओस ने ऐसे लग रहा था हर सभी पेड़ों को सफ़ेद कर दिया हो, सफ़ेद मतलब दुखी कर दिया हो।
देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और ऐसे लग रहा था जैसे कि उन्होंने नॉर्थ विंड को भी बुला लिया हो, यानी दुखों ने, खामोशियों ने उसमें नॉर्थ विंड को यानी कि काफ़ी तेज़ हवाओं को भी बुला लिया हो अपने साथ रहने के लिए। एंड ही केम, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, ऐसे लगा जैसे वो हम ठंडी हवाओं के झोंके जो थे ना वो फर्स के रूप में आए हों, यानी फर जो होती है ना सॉफ्ट सॉफ्ट सी, तो ऐसे आ गए हूँ। एंड ही रोड होता है जोर से दहाड़ना, ऑल डे अबाउट द गार्डन, ऐसे लग रहा था जैसे सारा दिन बागीचे में दुखों का, तकलीफ़ों का और खामोशियों का सारा दिन शोर हो। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और ये दुख तकलीफ़ों की जो आवाज़ें हैं ना वो ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ लगे हुए चिमनी पोट्स जो थे, यानी धुआं निकालने वाले जो छेद थे उनमें से बाहर निकल रहे हों। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट, ये बहुत ही खुशनुमा जगह है। ही सैड वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विज़िट, अब वो सारे दुख तकलीफ़ जो थे ना वो आपस में बैठ के बातें कर रहे थे कि ये तो बड़ी खुशनुमा जगह है, हमें तो ना वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विज़िट, हमें तो ओलों को भी बुला लेना चाहिए, यानी और भी ऐसी तबाही ले आनी चाहिए इस बागीचे में। सो द हेल केम, यानी अब वहाँ पर ओले भी पड़ने लगे। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और हर रोज़ कम से कम 3 घंटे उस बगीचे में बगीचे के ऊपर जो थी 3 घंटे तक ओलों की बारिश होती रहती थी, और जो उस बगीचे में किला बना हुआ था राक्षस का उसके ऊपर भी 3 घंटों तक ओलों की बारिश होती थी, और तब तक होती रही जब तक कि उस बागीचे की बहुत सारी स्लेट्स यानी छत जो थी वो टूट नहीं गई। देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और फिर उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे ये दुख तकलीफ़ें या स्नो और फ्रॉस्ट वगैरह हेल्स जो हैं ये उस बागीचे के चारों तरफ घूम रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, दौड़ते रहे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, और ऐसे लग रहा था जैसे हर चीज़ का रंग जो है या पूरा बागीचा ग्रे कलर का हो गया है, यानी कि कैसा हो गया है, सूख गया है। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसमें उनकी सांसें कैसी हो गई हैं, यानी बागीचे में हर चीज़ क्या है, ठंडी ठंडी। कोई की चीज़ कब होती है, जब कोई वो मर जाती है यानी ख़त्म हो जाती है। I can't understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. अब राक्षस भी सोचने लगा कि मैं समझ नहीं सकता कि इस बार बसंत का मौसम इतना लेट क्यों है, यानी खुशियाँ इतनी लेट क्यों आ रही हैं। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, जब वो राक्षस अपनी खिड़की में बैठा होता और बाहर अपने सफ़ेद पड़े यानी उजड़े हुए बागीचे की तरफ देखता तो वो सोचता बसंत कब आएगी, इस बार लेट क्यों है। आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, तो राक्षस अपने आप से बात करता मुझे उम्मीद है जल्दी ही मौसम बदलेगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन उस बगीचे में बसंत नहीं आई। नोर द समर, ना ही गर्मियाँ आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, अब पतझड़ के मौसम में हर बगीचे में सुनहरी फल लग गए। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन उस राक्षस के बगीचे में कोई फल नहीं उगा। ही इज़ टू सेल्फिश ही शी सैड, तो उसने कहा कि वो तो बहुत ही स्वार्थी है, यानी मौसम ने भी कहा कि राक्षस तो बहुत स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, इसलिए उसके स्वार्थ की वजह से अब हमेशा यहाँ पर सर्दियाँ और उतरी ठंडी हवाएं और ओले ही रहेंगे, यानी खामोशी रहेगी, निराशा रहेगी और दुख तकलीफ़ें ही रहेंगी। एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज़, और ऐसे लग रहा था कि ये बर्फ़ और ओस जो हैं बागीचों के बीच में नाचती फिर रही हूँ। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, एक सुबह सुबह राक्षस अपने बिस्तर में जागा हुआ लेटा था, यानी जाग रहा था लेकिन लेटा हुआ था। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक, और तभी उस राक्षस ने एक बहुत ही प्यारा संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। उस संगीत की आवाज़ इतनी मीठी लगी राक्षस के कानों को कि उसको लगा कि शायद राजा के संगीतकार यहाँ से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन वास्तव में वो क्या था,
एक छोटी लिनट चिड़िया थी जो उसकी खिड़की के बाहर बैठकर गाना गा रही थी. बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. अब उसे अपने बागीचे में किसी भी पक्षी का गीत सुने इतना टाइम हो चुका था कि इस पक्षी की आवाज़ उसे ऐसे लगी जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत हो. Then the hail stopped dancing over his head. उस पक्षी की आवाज़ को सुनकर ऐसे लगा जैसे ओले पड़ने बंद हो गए हों, यानी ओलों ने नाचना बंद कर दिया हो. कहने का मतलब ओले पड़ने बंद हो गए हों या सन्नाटा ख़त्म हो गया हो. एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रॉयरिंग, और जो हवाओं की आवाज़ें गूंज रही थी ऐसे लग रहा था वो रुक गई हों. सीज होता है स्टॉप. एंड ए डेलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट. केसमेंट होता है कि रोशनदान. ओके. एंड ए डेलीशियस परफ्यूम, डेलीशियस मतलब बहुत प्यारी सी, परफ्यूम मतलब सुगंध. केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और रोशनदान से उस राक्षस को एक बहुत ही प्यारी सी मीठी सी सुगंध आई. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जायंट. राक्षस कहने लगा चलो आखिर बसंत आ ही गई, मुझे पूरा विश्वास है. एंड ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट. राक्षस फटाफट अपने बिस्तर से उठा और उसने बाहर जाकर देखा. With it we have completed the first part. Now we will do the question answer. Let's start. Hello students. The first question is why is the giant called selfish? Okay. तो जो राक्षस है उसको स्वार्थी क्यों बोला गया है इसमें? द जाइंट इज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही डिड नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन. क्यों बोला गया है? क्योंकि राक्षस इतना स्वार्थी है, क्योंकि वो बच्चों को अपने बगीचे में खेलने ही नहीं देता. ही बिल्ट अ हाई वॉल्स अराउंड द गार्डन. वो बगीचे के चारों तरफ क्या बना देता है? एक ऊंची ऊंची दीवारें बना देता है. ही ऑल्सो पुट अप नोटिस बोर्ड विद अ वार्निंग ऑन इट. तो वो एक नोटिस बोर्ड लगा देता है इसी दीवार के ऊपर, जिसके ऊपर वो वार्निंग भी लिख देता है, एक चेतावनी लिख देता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सैड हाउ हैप्पी वी आर हियर. एक मौका ऐसा भी आता है जब बच्चे कहते हैं हम कितने खुश थे. लेटर दे सैड हाउ हैप्पी वी वर देयर. और बाद में वही बच्चे कहते हैं हम कितने खुश थे. और एक मौका ऐसा था जब बच्चे कहते हैं हम कितने खुश हैं यहाँ, और फिर बाद में कहते हैं हम कितने खुश थे. वट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ ऑफ द केसेस. इन दोनों मामलों में वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कहाँ खुश थे एक तरह से वो और कैसे. इन द फर्स्ट केस दे आर रेफरिंग टू द जायंट्स गार्डन. तो पहले केस में क्या कर रहे हैं? वो उस राक्षस के बागीचे का जिक्र कर रहे हैं. वेयर दे वुड प्ले वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. जहाँ वो स्कूल से वापस आते हुए खेला करते थे. दे हैड अ ग्रेट टाइम व्हेन एवर दे प्लेड इन द गार्डन. जब उस बागीचे में खेलते थे तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया वक्त था. इन द सेकेंड केस दे आर अगेन रेफरिंग टू द गार्डन. और दूसरे मामले में भी वो बगीचे की ही बात कर रहे हैं. टॉकिंग अबाउट हाउ हैप्पी दे वर बिफोर द जाइंट स्टॉप दैम फ्रॉम प्लेइंग इन हिज गार्डन. जिसमें वो बात कर रहे हैं कि जब तक राक्षस ने उन्हें रोका नहीं था बागीचे में खेलने से, तब तक उससे पहले वो बागीचे में खेलकर कितने खुश थे. दोनों ही सिचुएशंस में बात कहाँ की हो रही है? गार्डन की. इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जायंट्स गार्डन. तो दोनों ही केसेस में किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? उस बागीचे की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्प्रिंग केम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन. जब बाहर बसंत का मौसम आया लेकिन बागीचे में तो अभी भी ठंड थी. व्हाट डज द विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर. यहाँ पर विंटर का मतलब क्या है, या विंटर जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? तो आंसर है इन द स्टोरी विंटर स्टैंड्स फॉर ए नेगेटिव डेजोलेट एंड लाइफलेस एनवायरनमेंट. तो यहाँ पर विंटर का मतलब है एक नकारात्मक, डेजोलेट होता है वीराना, एंड लाइफलेस यानी बेजान एनवायरनमेंट, बेजान वातावरण की बात हो रही है. विंटर का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे नेगेटिविटी हो, अकेलापन हो और कोई जान ना बची हो एक तरह से. इन दिस एनवायरनमेंट ट्रीज एंड फ्लावर्स डू नॉट ब्लॉसम. और ऐसे वातावरण में पेड़ पौधे तो नहीं जिंदा रह सकते ना, खिल नहीं सकते. हियर विंटर ऑल्सो रेफर्स
टू एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिप्रेशन एंड लेजीनेस। यहाँ पर अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर का मतलब है कि एक ऐसा माहौल जहाँ पे डिप्रेशन यानी निराशा एंड लेजीनेस और आलसपन हो, ठीक है। सिंस बर्ड्स डिड नॉट सिंग, क्योंकि पक्षी जो थे उन्होंने भी नहीं गाया। चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले, बच्चे भी नहीं खेले वहाँ पर। एंड स्प्रिंग डिड नॉट विजिट द गार्डन, और बसंत भी नहीं आया उस बागीचे में। तो विंटर प्रोलॉन्ग्ड इट्स स्टे इन द गार्डन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विंटर है वो उस बागीचे में काफ़ी लंबे समय से रह रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर डिप्रेशन और निराशा का माहौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी का, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक ए स्टोरी। यहाँ पर विंटर को ना एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया है, विद इट्स ओन करेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़, जिसके अपना एक चरित्र है, अपना एक व्यक्तित्व है और अपने काम है विंटर के, यानी ऐसे डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, आप इसको, इस कहानी को अपने शब्दों में बयान करें। तो when spring came the birds did not sing as there were no children। जब बसंत का मौसम आया तो पक्षियों ने भी नहीं गाना गाया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। the trees too did not blossom, जो पेड़ थे उन पर भी फूल नहीं खिले। at a particular instance a flower put its head out from the grass, और एक अगर हम विशेष रूप से किसी एक उदाहरण की बात करें तो एक फूल जिसने घास में अपना सिर उठाया था, यानी कि वो उगा ही था अभी। However, when it saw the notice board put up by the giant, और जब उस फूल ने भी राक्षस के द्वारा लगाए गए उस नोटिस बोर्ड को देखा, इट फेल्ट सैड, उसे बड़ा दुख हुआ, एंड सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, उसे बच्चों के लिए भी अफसोस हुआ। गॉट बैक इनसाइड द ग्रास, वो भी दोबारा घास में बैठ गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सो गया हमेशा के लिए, यानी कि मुरझा गया। ऑन द अदर हैंड स्नो एंड फ्रॉस्ट वर वेरी हैप्पी, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस बागीचे में अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, यानी जब बच्चे नहीं खेल रहे थे, फूल नहीं खिल रहे थे, पेड़ पौधे नहीं वहाँ पे खिल रहे थे, और इसके अलावा पक्षी नहीं गा रहे थे, तो हो क्या रहा था? ऑन द अदर हैंड स्नो एंड फ्रॉस्ट वर वेरी हैप्पी, तो स्नो और फ्रॉस्ट बड़े खुश थे। स्नो और फ्रॉस्ट भी किस चीज़ का ही सिंबल हैं? वो भी लेजीनेस और डिप्रेशन, साइलेंस, इन्हीं का एक तरह से सिंबल है। While the snow covered the grass, the frost fell on all the trees। जब पूरी घास पर बर्फ पड़ी हुई थी तो सारे पेड़ों के ऊपर ओस गिरी हुई थी। They invited the north wind to stay with them, और इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्वी हवाओं को भी अपने साथ बुला लिया। कहने का मतलब इतनी खामोशी बढ़ गई कि हवा के चलने तक की आवाज़ें सुनाई देती थी। एंड लेटर इवन द हेल वॉज आस्क्ड टू विजिट, और इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने हेल को भी बुला लिया। द हेल रैटल्ड द रूफ ऑफ द कैसल एवरी डे, और जो हेल थी यानी ओले थे वो हर रोज़ उस राक्षस के किले की छत के ऊपर गिरते रहते थे। अनटिल सम ऑफ इट स्टार्टेड ब्रेकिंग, और तब तक गिरते रहते थे जब तक कि उसकी जो छत की टाइलें थी वो टूटनी शुरू नहीं हो गई। एंड देन इट रेन राउंड द गार्डन अगेन एंड अगेन एज फास्ट एज इट कुड, और उसके बाद यही हेल्स यानी यही जो ओले थे ये बागीचे की चारों तरफ तक भागते रहते थे जब तक भाग सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। तो बागीचे की हालत पर राक्षस खुश था या दुखी था? द जाइंट वॉज सैड ओवर द स्टेट ऑफ हिज गार्डन। तो जो राक्षस था ना वो अपने बगीचे की हालत पर दुखी था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग वॉज सो लेट इन कमिंग। तो वो सोच रहा था, वो समझ नहीं सकता था कि इस बार बसंत आने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। ओके, व्हाट इफेक्ट डिड द लीनेट्स सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड नॉर्थ विंड। तो जब लीनेट पक्षी ने गाना गाया ना तो हेल और नॉर्थ विंड के ऊपर उसका क्या असर हुआ? तो ऑब्वियसली वो रुक गए थे। व्हेन द लीनेट sang द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड। तो जब लीनेट पक्षी ने गाना गाया तो ओलों ने उनके सिर पे नाचना, जो यानी छत पर जो पड़ रहे थे, वो बंद हो गया। एंड द नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रॉयरिंग, और जो उत्तरी हवाओं की आवाज़ें थी वो भी आनी बंद हो गई, यानी कि उनका गर्जना रुक गया। ओके, with it we have completed the explanation of the first part of the selfish giant, also with the detailed question answers. Hope you understand it, and please like and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.